बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ये कहते हैं कि हकीकी आज़ादी का आखिरी जो जलसा होगा वो गुजरांवाला का जलसा होगा और उसके बाद मंजरनामा वज़ा हो जाएगा कि सियासी तौर पर मजबूत कौन है और किस तरीके से है। दूसरी तरफ वफाक में तब्दीली के हवाले से भी बातें हैं कि वफाकी हुकूमत कबल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए सोच विचार कर रही है और इस हवाले से मैकेनिज़्म भी तैयार हो रहा है। तीसरी जानिब पंजाब की अगर हुकूमत की बात की जाए तो पंजाब की हुकूमत में भी तब्दीली के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की काविशें दिखाई दे रही हैं, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने इल्ज़ाम भी आयद किया था कि हमारे अराकीन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और उन्हें पैसों का लालच दिया जा रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से भी तगोदो हो रही है और उसके लिए सबसे पहली जो काविश है वो पंजाब में हुकूमत की तब्दीली के हवाले से है कि अगर वो पंजाब में हुकूमत तब्दील कर पाते हैं तो जो वापसी है वो आसानी भी हो सकती है उसमें, और उसके साथ साथ कानूनी तौर के ऊपर भी वो जवाज कुछ पैदा कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि पंजाब में तब्दीली सबसे पहले हो। मुआशी तौर पे और सियासी तौर पे मंजरनामे पे मुफस्सल गुफ्तगू की जाएगी। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना, समझते हैं ये गुजरांवाला के जलसे को हकीकी आज़ादी का आखिरी जलसा करार देना, इसके पीछे खान साहब की सियासी मंतक क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, दो चीज़ें तो ज़हन में रख लीजिएगा। खान साहब के पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ये उनके अपने भी हैं, और खान साहब के ख़िलाफ़ जो प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी है वो भी खान साहब के लब में। आज हम प्रोग्राम में वो चीज़ें सामने लाएंगे या सर, आने वाले दिनों में आज की दिन, आज की तारीख़ को याद रख लीजिए। खान साहब ने ये इसलिए कह दिया है कि ये आखिरी जलसा होगा, इसके बाद तहरीक होगी, जलसे नहीं होंगे। उसके बाद जो आखिरी जलसा, इसके बाद जो जलसा होगा वो सिर्फ इस्लामाबाद में होगा। नंबर एक तो महंगाई के खिलाफ तहरीक, जलसे जुलूस, और उसके बाद एक गिराव हुक्मरानों के घरों का, हुक्मरानों के दफातर का, फिर ये सारी चीज़ें चलेंगी। ये वाकई खान साहब फैसला कर चुके हैं और अब खान साहब अपना आखिरी ओवर कराने लगे। वो आखिरी ओवर जिसमें खान साहब यॉर्कट भी मारेंगे, वो आखिरी सियासी ओवर जिसमें खान साहब आउट भी करेंगे, वो आखिरी ओवर जिसमें खान साहब किसी सूरत में न चौका न छक्का, कोई ऐसी चीज़ जो है वो खान साहब नहीं करेंगे होंगी कि उन्हें लग सके। चले मैं आपको बताता जाता हूँ होने क्या लगा। यासर एक बात तो आप नोट कर लीजिएगा कि वफाकी हुकूमत जा रही है। वफाकी हुकूमत जो है उससे वाज़े तौर पर पैगाम दे दिया गया है कि आप किसी सूरत में भी अब आगे चलने के काबिल नहीं है। वो तो एक दिन जानी है सर। नहीं, एक दिन जानी थी ना, अब जा रही है, जल्द जा रही है, इसी साल में जा रही है। और अक्टूबर नहीं, अक्टूबर नवंबर जी, मैं अक्टूबर नवंबर भी शायद लेट हो जाए। हा? शायद अक्टूबर नवंबर भी लेट हो जाए, यानी 20-25 दिन की मेहमान। मैं कह रहा हूँ हुकूमत जा रही है। जो लोग कहते थे 2023, मैं कह रहा हूँ नहीं। मेरे पास जो इतलात है वो ये है कि निगरान सेटअप जो है वो नई तैनाती भी निगरान सेटअप ही करेगा। नई तैनाती हो या नई तैनाती के हवाले से कोई फैसला हो, ये भी निगरान सेटअप ही करेगा। उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ को लेने मरियम साहिबा जा रही हैं। प्लान ये है, पासपोर्ट मिल जाएगा, मेरा ख्याल है मिल जाएगा। अदालती मामला है, मैं उस पर आप जानबूझ के पता नहीं क्यों चाहते हैं कि मैं बाहर क्यों गिर रहा हूँ। अदालती मामला है, लेकिन मेरे पास इतला तो यही है कि कानूनी तौर पर वो समझते हैं, उनके हल्के कह रहे हैं कि उन्हें पासपोर्ट मिल जाएगा। सही। और इतला यह है कि प्लानिंग ये है, प्लानिंग PDM की प्लानिंग ये है कि इमरान खान को डराया जाए, धमकाया जाए, नाहल किया जाए। अगर ऐसा वो नहीं कर सकते, गिरफ्तारी तक की प्लानिंग है, मगर वो इसमें कामयाब नहीं हो सकेंगे। वो कामयाब होने की सूरत में भी नाकाम हो जाएंगे। फिर प्लानिंग का हिस्सा ये है कि फौरी तौर पर, चूँकि ये हुकूमत तो होगी मुकम्मल तौर पर नाकाम। आज आखिरी एपिसोड चल गया ना, अक़वाम मुत्तहिदा से आगे बाकी लोग भी आना शुरू हो गए। मुल्क की जितनी मदद होनी थी वो होना शुरू हो गई है, जो होना था हो गया। महंगाई इतनी बेकाबू हो गई है, रोटी मिलने के लिए लोगों को रोटी के लाले पड़ गए हैं। बिजली के बिल, कोई एक चीज़ मुझे बता दें, इवन के कफन का कपड़ा भी महंगा हो गया। या सर, अल्लाह माफ़ करे, वो भी महंगा हो गया। कोई एक चीज़ सस्ती नहीं रही। अब एक वक्त की रोटी खाना भी महाल हो गया है।
आने वाले वक्तों में जो हालात नज़र आ रहे हैं, गाड़ी में चलने जाने वाला डर के जाएगा कि मुझसे मेरी गाड़ी ना छीन ली जाए। ये हालात हमें, मुझे और आपको पता है, तो उनको भी पता है जो इस मुल्क को देख रहे हैं। मेरे पास इतला ये है कि वफाकी हुकूमत को कह दिया गया है कि आप अपनी तैयारी करें, थोड़ा टाइम आपके पास है। अच्छा, वफाकी हुकूमत भी के अंदर भी अब ये सोच है कि जनाब मज़ीद बदनामी लेने से बेहतर है कि निगरान सेटअप पर बदनामी डाल दी जाए, क्योंकि हमें बोलने की बड़ी शिद्दत से आदत है ना, और निगरान सेटअप के लिए निगरान सेटअप के लिए बहुत सी तैयारी भी हो चुकी है। अब होगा क्या, चले मैं आपको बता देता हूँ, बड़ी और साथ खबर एक दे देता हूँ। ये जो ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी हुए हैं ना, वाकई अब ज़िमनी इलेक्शन के बाद कौमी इलेक्शन की तरफ ही जाने वाली बात है, क्योंकि जितने मर्जी ये ज़िमनी इलेक्शन कराते, हर अगर ये 20 भी हल्कों से ज़िमनी इलेक्शन मजीद कराते तो 20 के 20 हल्कों से भी खान साहब ने इलेक्शन लड़ना था, क्योंकि खान साहब एक ऐसी चॉइस थी जिनको हराना मुमकिन ही नहीं था। और ये जो जिन हल्कों में इलेक्शन हुआ है ना, मुलतवी हुआ है, आपने तो आपको पता है सैलाब तो उन हल्कों में से कितने हल्कों में सैलाब के मुतासरीन थे, कितने हल्के ऐसे थे जहाँ पे ये सर्विस नहीं थी। और ये कहना कि जनाब हमारे पास अमला नहीं है तो फिर ये बाकी पाकिस्तान कैसे चल रहा है, इसका मतलब पाकिस्तान में कानून नाफज करने वाले इदारे सारे उधर चले गए हैं, पुलिस उधर चले गई है, इलेक्शन कमीशन का दफ्तर बंद कर दें, इनके भी दफ्तर लोग भी उधर चले गए हैं, एजुकेशन के लोग जिन्होंने ड्यूटियाँ देनी है वो भी उधर चले गए हैं, वापडा के लोग या दीगर महकमों के लोग जिन्होंने ड्यूटी वो भी उधर चले। ये मामला नहीं था, हुकूमत को नज़र आ गया था वो इन तमाम हल्कों में इलेक्शन हार रहे हैं। ये रिपोर्ट सबके पास जा चुकी थी, एक एक हल्के की रिपोर्ट थी। सिर्फ एक हल्का ऐसा था मौजूद था जिसमें यह कहा जा रहा था कि वहाँ पर उम्मीदवार थोड़ा सा मुकाबला करेगा, जीतेगा नहीं। बाकी हल्कों में तो यह था मुकाबला है ही नहीं। उसके बाद ये फैसला हो गया, ये जितना मर्जी कोई इसकी तरदीद करे, आने वाले दिनों में आप देख लेंगे, वफाकी हुकूमत को कह दिया गया है घर जाएँ। अब प्लानिंग ये हो रही है कि इमरान खान की गर्दन पर तलवार रखें, चाहे वो नाहली की तलवार हो, चाहे वो गिरफ्तारी की तलवार हो। अगर इनको इनकी मर्जी के मकासद हासिल हो जाएं तो ठीक है, नहीं तो वो तलवार चला दी जाए। अब ये है हिकमत अमली PDM की। एक हिकमत अमली अल्लाह ताला की तरफ से भी होती है, वो हिकमत अमली इन तमाम हिकमत अमलियों से बरी होती है। अब होगा क्या, मियाँ नवाज शरीफ को लाया जा रहा है जी, मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, मरियम साहबा उन्हें लेने जाएंगे, यहाँ पर उनका इस्तकबाल किया जाएगा और उसके बाद मियाँ साहब को कहा जाएगा कि वो जो कानूनी नुकात हैं वो थोड़े बहुत पूरे करने के बाद जो उनकी प्लानिंग है, मैं प्लानिंग बता रहा हूँ, मियाँ साहब को मैदान में लाया जाएगा कि इमरान खान के मुकाबले में आप इलेक्शन कैंपेन पे निकले। और फिर एक प्लानिंग होगी कि जनाब जो अबूरी सेटअप है सारा कुछ उस पर बढ़ जाए कि जनाब ये जो मज़ीद पेट्रोल महंगा हो गया, मज़ीद बिजली महंगी हो गई, मज़ीद टैक्स लग गए, लोगों को सलाब ज़दगान जो है उनको सामान नहीं मिला, सारा मलबा उन पे भरे और ये बिल्कुल साफ सुथरे होकर निकल जाए कि जनाब हम तो बिल्कुल क्लियर थे, हम होते तो हम ये कर देते, और फिर ये इलेक्शन की तरफ जाए। इनको ये यकीन है कि शायद इन्हें उसमें कुछ रिलीफ मिल जाएगा और सारी जमातें आपस में मिलकर जो है वो इमरान खान का मुकाबला करेंगी। अच्छा, इक़्तिदार इनके पास, सैलाब नहीं आया था, पंजाब में हुकूमत इनकी थी, 100 यूनिट दीगर ऐलान, हर चीज़ हुकूमती मशीनरी, तरक्याती काम, रातों रात सड़कें बनना, लोगों को नौकरियां देना, लोगों को पैसे देने, उसके बावजूद भी इलेक्शन हार गए ना, इसलिए कि इमरान खान की मकबूलियत थी, इमरान खान का वोट बैंक था, लोग इमरान को चाहते थे, लोग इमरान को चाह रहे हैं। इन तमाम जलसों की आपने सूरत हाल नहीं देखी, इमरान चिश्तियों में करके आता है ग्राउंड में, बड़े स्टेडियम में, मोहतरमा जलसा करके आती हैं और कहाँ करके आती हैं, एक MNA के डेरे पे। फ़र्क क्या है कि इमरान के जलसे को दिखाया नहीं जाता, उनके जलसे को दिखाया जाता है। ये भी एक कमाल की पॉलिसी है। हालांकि अदालत आलिया ने जो कहा था कि बड़े इज्तिमा ना दिखाए जाए जिसमें ऐसी गुफ्तगू होती है, लेकिन हमने फैसला कर लिया कि हमने बिल्कुल ही नहीं दिखाना। चले, उसके बाद भी उनकी मकबूलियत में फ़र्क नहीं पड़ा, उनकी मकबूलियत बड़ी है। ऐसा प्लानिंग के मुताबिक इमरान खान जो है उनके ऊपर तलवार लटकाई जाएगी अगर इनकी मर्ज़ी के मुताबिक। चले, मैं आपको और भी खबर दे दूँ ना, अगर इनको नज़र आया कि जिन नून लीग की और दीगर जमातों की पोजीशन बेहतर हो गई है, PDM को हमारी पोजीशन बेहतर है, तो फिर निगरान सेटअप जो है वो इलेक्शन वक्त पे करा देगा। ये अगर जो है ये तो 2030 के बाद भी नहीं दिखाई देता सर, ये इनके लिए तो इनके बिल्कुल इसी तरह। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं मुख्तात अल्फाज, बहुत ज़्यादा मुख्तात हूँ, मैं बहुत मुख्तात अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपने चलाने नहीं, मैंने बताने नहीं, ठीक है। तो ये होगा जी कि जनाब अगर इनको सूरत नज़र आई कि अब हम जीत सकते हैं या मुकाबला कर
हाँ जी, वो तो फिर हो सकता है वक्त पे इलेक्शन हो जाए, मलिका एलिज़ाबेथ का, ठीक है, फिर वक्त पे इलेक्शन हो जाए अगर उनकी बॉडी का अनाउंसमेंट लेट। नहीं 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 नहीं, वो उनकी जो बकिया जायदाद है उसका हिस्सा पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया जाए इनको, तो फिर हो सकता है तो फिर इलेक्शन हो जाएंगे। नहीं तो फिर निगरान सेटअप भी लंबा जा सकता है। कहा जा सकता है जनाब सलाब सदगान के इलाकों में अभी सूरत हाल ऐसे ही है कि इन्हीं को काम करने दे, इलेक्शन की अभी पोजीशन नहीं है। ये है प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए ये है कि नवाज शरीफ को ला के मुकाबला कराया जाए। प्लान बी है कि अगर हालात ठीक नहीं होते, अगर फिर भी हालात साजगार नहीं होते, तो फिर इमरान खान जो है उस पर नाहली की तलवार और उनके अंदर तोड़ फोड़ की जाए। प्लान सी ये है कि उसके बावजूद भी अगर काबू में चीज़ें नहीं आती तो फिर निगरान सेटअप को लंबा लेकर जाया जाए और बहाना बनाया जाए। मैं जो बात कह रहा हूँ गौर से सुनिएगा, बहाना बनाया जाए कि सलाब सदगान के मामला ठीक नहीं है, अभी यही चलेगा। अच्छा, अब मामला ये है, अगर इस सारे दुरानिये में इमरान खान की नहलियाँ गिरफ्तारी होती है और सख्त अवामी रद्द अमल आता है, तो फिर वो बंद भी टूट जाएगा, वो पुल भी गिर जाएगा जिस पुल पे ये खड़े हैं, और जिस बंद ने इन्हें बचा के रखा हुआ, फिर सब टूट जाते हैं। यानी अवाम का प्रेशर जो है पीडीएम के बंद को तोड़ देगा, पीडीएम के पुल को गिरा देगा। ये है वफाक का मंजरनामा। पंजाब पे आ जाता, कुछ नहीं होगा पंजाब में। चले मैं आपको बता दूं, इतने बड़े दावे हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं पंजाब में कुछ नहीं होगा। थोड़ी बहुत तो वेटेज दे देना। चलें बताएं क्या करें। चले इतनी मेहनत कर रहे हैं। हमजा शहबाज साहब जाके लंदन रह के आए हैं, मुलाकातें करके आए हैं, वापस आए हैं। मरियम साहिबा की आप बाहर जाने की बातें कर रहे हैं, मियाँ साहब वापस आएंगे। पंजाब हुकूमत नहीं हाथ आएगी तो फिर बनेगा कैसे? भैया हमजा साहब उस वक्त के जब फर्द जुर्म दोबारा आयद होने लगी, उस वक्त तक कानून की वो कापी इनके पास नहीं थी। उस वक्त तक वो कानून जो था वो ख़त्मी मरहले से वापस नहीं आया था, जिसकी बिना पर इनके केसेस में इनको रिलीफ मिलना था। वो चले गए, वहाँ से बैठे, वहाँ बैठ के अब वापस आ गए। अब मुझे बताएं क्या करेंगे? अगर ये पीडीएम, अगर ये 10 बंदों के इस्तीफ़े मंजूर भेज देते हैं कि ये 10 बंदे इस्तीफ़े दे रहे हैं, जो इन्होंने शो डाला हुआ है 6 काफली के 10-12 इस बार रेट क्या है? मैं वो रेट की तरफ भी आता हूँ जी। सारा दे देते हैं। इस्तीफ़े मंजूर किसने करने हैं? स्पीकर ने। स्पीकर एक एक करके बुलाएगा ना। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रूलिंग है ना। स्पीकर बुलाता है एक एक को, फर्दन। मोहम्मद बूटा आता है वहाँ पे इस्तीफ़ा लेने के, तो अवामी रद्द अमल जो अवाम का होगा उसको वो फेस करने के लिए वहाँ आ सकेगा? नहीं आ सकेगा ना। उस वक्त तक तो हुकूमत परवेज़ लाई की होगी ना, उस वक्त तक हुकूमत किसी और की तो नहीं होगी। यासर रशीद साहब आप देखें ना, हक़ाइक़ की तरफ भी आए, बाकी आगे आप बात करते हैं जनाब कि ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा। क्या ये माजे की दुकान पे हमने बैठे हैं, कैसा ऐसा नहीं होगा। 11 जमातें मिलकर लगी हुई हैं यार। तो 11 जमातें मिलकर इलेक्शन नहीं आ रही, 11 जमातें मिलकर कराची का रिजल्ट नहीं देख लिया। मैंने तो आपको अंदर क्या प्लान 1, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी बता दिया आपने कहा पंजाब में। कह रहा हूँ नहीं हो रहा कुछ। चलें, फोन कॉल्स कितने लोगों को की? फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं, देखें ये उनका काम है करना, ये कोशिश तो करने देना। हल्की फुल्की मौसीकी तो चलती रहनी चाहिए, होनी चाहिए। नहीं होगी तो भाई कई लोगों को कॉल गई, उन्होंने बता दिया, किसी को नहीं गई उसने भी बता दिया कि मुझे गई है। उसने कहा चलो कुछ तो मिले ना, ठीक है ना भाई। वफादारी तो साबित मुझे बताएं, इस मौजूदा सूरत हाल में फैसला है ना एक, अगर कोई ये कहे कि जी आप मुनहरफ, आप इस्तीफ़ा दे दें और आपको वजारत दे देंगे, उनके हल्के में इलेक्शन होगा तो वजारत होगी ना। तो सूरत हाल तो ये है कि आप ज़िमनी इलेक्शन कराने के काबिल नहीं है। आप कह रहे हैं कि ज़िमनी इलेक्शन की जगह नहीं है। मैं इसी भी आ रहा हूँ ना, नहीं होंगे 10 इस्तीफ़े यहाँ से चले गए और 10 इस्तीफ़े अगर नून लीग से चले गए, काम तो फिर बराबर हो गया, तो जीत तो फिर चौधरी गया। क्या करेंगे भाई? हम पता हम क्या है, हमारे बड़े सीनियर तरीन सहाफ़ी है ना, हमारे भाई हैं, हमसे मुझसे और आपसे सीनियर हैं, वो कह देते हैं ये खबर है, ये हो रहा है। भाई जमा तफरीक तो करें, सामने तो रखें कितनी तादाद है, इस्तीफा मंजूर होते कितना टाइम लगेगा। दुकानदारी चल रही है, चल रहे हैं भाई। नहीं ना, आवाम को हम गुमराह ना करें, हम आवाम को असल हकाइक बताएं। आप कहते हैं जनाब इस्तीफे आ रहे, पंजाब हुकूमत बदल रही है, कौन आ रहे हैं? वज़ीर आला आ रहे हैं, हमजा शहबाज साहब आ रहे हैं। ओके जी, हमजा शहबाज साहब आ गए, उनको वज़ीर आला का इंतखाब होगा ना, अदम एतमाद आएगा। स्पीकर किसका है? तहरीक इंसाफ का। डिप्टी स्पीकर किसका? तहरीक इंसाफ का। वज़ीर आला किसका? तहरीक इंसाफ का। तो फिर मुझे बताएं कि जब ऐसा काम शुरू होने लगेगा, चौधरी परवेज़ लाई है, वो उस्मान बुज़दार नहीं, माजरत से, चौधरी परवेज़ लाई को पता है मैंने कैसे खेलना है, चौधरी परवेज़ लाई को पता है कि मेरे रूट्स क्या हैं,
जितने बंदे चौधरी परवेज लाई तोड़ सकता है उतने ये सारे मिलके नहीं तोड़ सकते। तो इंतज़ार तो करें। ये खबर की हद तक ठीक है कि अगर बिकता है सौदा बेच दो। हम टीवी चैनल्स पे ना सौदा ही बेच रहे हैं, लेकिन हकायक में नहीं जा रहे। हकायक ये है जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर हुकूमत तब्दील हो रही होती, वो जो कोशिश कर रहे हैं वो करने उसमें मरियम नवाज साहिबा का इंतखाब क्या होगा वज़ीर आला के? मरियम साहिबा दिल से नहीं चाहती कि हमजा शहबाज वज़ीर आला, और नून लीग के अंदर भी एक बहुत बड़ी लॉबी है जो नहीं चाहती कि उनके पास मुतबादल क्या? मुतबादल बाकी लंगड़े रूले ने। क्या इस पंजाब के अंदर इतने सीनियर लोग बैठे हैं, वो क्या हैं? नहीं तो अब तक आप समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, हमजा शहबाज और मरियम नवाज के अलावा ये वजारत आला और वजारत उज़्मा के लिए किसी और का भी ख्वाब देखा था? वो तो बवजह मजबूरी उन्हें शाहिद खाकान अब्बासी को लगाना पड़ा, लेकिन क्या लगाते वो? और रोज़ अब जो बातें हैं ना, अब हालात बिल्कुल तब्दील हो गए हैं। यस सर, आपने जब लगाया उस वक़्त हालात और थे, अब जो लगेगा अब हालात और होंगे। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, इन हालात में जब वफाकी हुकूमत नहीं चल रही तो अब सूबाई कैसे चला लेंगे? जब वफाकी हुकूमत के ये हालात है कि कोई वज़ीर कहीं जाने के काबिल नहीं रहा, जब वफाकी हुकूमत के ये हालात है कि जनाब जहाँ जाते हैं लोग जो है वहाँ पे नारेबाजी करते हैं, तो आप किस तरह समझते हैं कि जनाब बाकी मामला ठीक हो जाएंगे? नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ बार बार, 3 मरहले, वो 3 मरहले जिन 3 मरहलों में ये सारा कुछ होना है, अब उन 3 मरहलों के लिए कमो बेश आपको 2 से 2.5 माह का वक्त चाहिए। अदम एतमाद, बाकी मामला, मैं तो कह रहा हूँ 2 से 2.5 माह में मुझे सारा सिस्टम ही किसी और तरफ जाता नज़र आ रहा है, तो आप पंजाब की तहरीक अदम एतमाद की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है ना। पंजाब में तब्दीली नहीं हो सकती, तब्दीली अगर होगी तो वफाक में तब्दीली होगी, तब्दीली होगी तो पूरे पाकिस्तान में होगी। सही, और वो तब्दीली जल्द होने वाली है। अभी तक की जो तैयारी दे रही है, इसी सियासी मंजरा में मजीद भी बात करेंगे। पंजाब के हवाले से जो बातें गर्दिश कर रही हैं, इसमें हकायक क्या हैं, इसी बारे में बात करेंगे। सूबाई वज़ीर पंजाब अली अफजल साई एक ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदी नाज़रीन। पाकिस्तानी सियासत के अंदर पंजाब में तब्दीली के हवाले से भी बड़ी बाज़गश सुनाई देती है। इस हवाले से मेल मुलाकातें हुई, चेयरमैन PTI ने बहुत से इल्ज़ामात भी लगाए। उनका ये कहना था कि हमारे जो पार्टी अरकान हैं उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, बहुत से लोगों को अभी भी करोड़ों रुपए ऑफर किए जा रहे हैं, और माजी की तारीख को दोबारा से दोहराया जा रहा है कि माजी करीब के अंदर जिस तरीके से इन्होंने हमारे अरकान को तोड़ा था, अभी फिर से ये अरकान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो पंजाब के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नजरें अभी तक इतनी गहरी क्यों हो चुकी हैं कि जब वफाक की कश्ती भी डामाडोल दिखाई देती है, मईशत भी पाकिस्तान की सही समत में गामजन नहीं है, अवामी मकबूलियत भी हासिल नहीं है, तो इस सब के बावजूद उन्हें पंजाब की नैया अपने हक में करने की मंतिक क्या है, उसके पीछे वजूहात क्या हैं, और अगर वो पंजाब अपने हाथ में कर लेते हैं तो फिर उनके लिए बेहतरी के इम्कानात किस हद तक रोशन हो सकते हैं। पंजाब हुकूमत इस बारे क्या सोचती है, इसी बारे में बात करने के लिए सूबाई वज़ीर पंजाब अली अफजल साई साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अली साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। अली अफजल साहब, अगर कारकर्दगी की बात की जाए तो उस पर मुफस्सल तो गुफ्तगू हम करेंगे, लेकिन पंजाब हुकूमत को तोड़ने के लिए और पंजाब हुकूमत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वापसी के लिए आपने कोशिशें किस हद तक देखी हैं और आपके अरकान से किस हद तक राबिते किए गए? देखिए जी, यही तो अनफॉर्चुनेट बात है कि इन्होंने माजी की गलतियों से कुछ नहीं सीखा, और जिस तरह से छांगा मांगा की सियासत इस मुल्क में की गई और उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स आज तक हम देख रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस भुगत रहे हैं, तो ये बड़ा एक अफसोसनाक अमर है कि वही माजी की गलतियां दोहराई जा रही हैं और एक दफ़ा फिर से साजिश की जा रही है पंजाब में हुकूमत लेने की। लेकिन मैं यहाँ पे ये वाज़े कर दूँ, आपने देखा कि लोगों ने किस तरह से रिएक्ट किया, जिन लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी की और उनका इलेक्शंस में जो बाई इलेक्शंस हुए पंजाब में 20 सीटों पे, उसका क्या रिज़ल्ट था। तो मैं समझता हूँ कि ये नविश्ता दीवार है, जो ये डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं लोग, उनको ये नविश्ता दीवार पढ़ना चाहिए और ये देखना चाहिए। इस किस्म की कोई भी साजिश मैं समझता हूँ कि ये कामयाब नहीं हो सकेगी। इंशाल्लाह लोग रिएक्ट करेंगे, पंजाब के लोग रिएक्ट करेंगे। आप अगर एक आधा बंदा इस तरह पैसे दे के लालच से डराने धमकाने के बाद तोड़ भी लेंगे तो मैं नहीं समझता कि उसका कोई सिग्निफिकेंट या मीनिंगफुल असर पड़ेगा इंशाल्लाह। अली भाई, कितने लोग हैं, आज आप कप्तान से मिले हैं, कप्तान के पास काफ़ी टाइम गुजारा है, बड़ी हिकमत अमली तय भी हुई है,
कितने लोग हैं ऐसे जिनसे राब्ते पंजाब में किए गए, और उनमें से कितने लोग हैं जिन्होंने बता दिया, और कितने लोग हैं जिन पर आपको खदशा है कि वो चले जाएंगे? नहीं रान साहब, किसी पे किसी किस्म का ना कोई खदशा है। हमें पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह ये जो पंजाब में 186 लोग हैं, ये 186 के 186 लोग हमारे साथ खड़े रहेंगे। जिन लोगों ने माजी में गलती की उनको पंजाब की अवाम ने इबरत का निशान बनाया है। तो मैं नहीं समझता कि कोई भी जी शऊर और समझदार सियासतदान ये गलती करेगा। जिन्होंने गलती की वो पछता रहे हैं, वो वापस आना चाहते हैं। जिन्होंने वफाक में गलती की वो वापस आना चाहते हैं। तो ये एक पार्टी पॉलिसी है कि वो उस पर बाद में हम देखेंगे। मैं नहीं समझता कि ना हमें ऐसे लोगों को वापस लेना चाहिए, और मैं समझता हूं कि ये जो गलती जिन लोगों ने की थी, ये जो बाकी लोग हैं ये उनके लिए एक मिसाल बन गए हैं। तो इंशाल्लाह 186 के 186 लोग, वैसे राब्ते कितने लोगों से हुए हैं? राब्ते मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 8-10 लोगों से राब्ता किया गया है। ये जनूबी पंजाब से हैं ज्यादा? नहीं साहब, राब्ते तो देखें सियासी लोगों से राब्ते रहते हैं। सो रवाबित में कोई हर्ज नहीं है। सो मैं वो पॉइंट आउट नहीं करना चाहता, ना ही हमें किसी किस्म की कोई परेशानी या घबराहट है। मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूं कि इंशाल्लाह जितने पंजाब असेंबली के ऐवान में लोग मौजूद हैं, 176 हमारी जमात के और 10 इत्तेहादी जमात के, इंशाल्लाह वो पूरे भार के साथ पार्टी के साथ खड़े हैं। अली साहब, आप क्या समझते हैं कि जिन लोगों से राबिते किए गए हैं उनको ऑफर्स क्या करवाई गई हैं, या उन्हें मुस्तकबिल में मंजरनामा क्या दिखाया जा रहा है? देखें जी, प्राइमरीली तो उनको पैसे का लालच दिया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि नहीं, पंजाब में गवर्नमेंट फॉर्म की जाएगी और उस गवर्नमेंट में उनको ओहदा दिया जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये कोई इतनी सीरियस बात इस लिहाज से नहीं है कि लोगों ने देख लिया है, लोगों ने उन लोगों का हशर भी देख लिया है जिन्होंने अवामी मैंडेट की तौहीन की और अपने ज़ाती लालच के एवज़ उन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की। और एक अहम मोड़ पे जब पार्टी को ज़रूरत थी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को ज़रूरत थी, तो उन्होंने जो फाउल प्ले किया उसका रिज़ल्ट उन्होंने भुगता। सो मैं ये समझता हूँ कि ये नसीहत है बाकी लोगों के लिए, और जो समझदार सियासतदान हैं और साफ ज़ाहिर है जो लोग पंजाब के ऐवान में बैठे हैं वो ये इलेक्शंस कंटेस्ट करके आए हैं, पॉलिटिकल फैमिलीज़ हैं, वो ये इस पॉलिटिकल रियलिटी को समझ चुके हैं। सो इस तरह की कोई भी एफर्ट मैं उसको कामयाब होते नहीं देख रहा। अच्छा साहिब साहब, आज मीटिंग हुई और खान साहब ने कह दिया है कि कल गुजरावाला के जलसे में वो फाइनल या आखिरी जलसा होगा इस मरहले का, और उसके बाद तहरीक किसी मरहले में दाखिल होगी। तो ये मरहला इस्लामाबाद की तरफ जा रहा है, ये मरहला किसी और तरफ जा रहा है, ये क्या होगा? ये राना साहब, मेरा ख्याल है हम कल तक का वेट करें। ये जो खान साहब, ये प्लान खान साहब ही जो है वो अनअर्थ करें तो वो बेहतर रहेगा। लेकिन मैं ये बता दूं, मुल्की हालात आपके सामने, हम खान साहब से ही सुनेंगे, लेकिन आप कुछ ना कुछ तो आपसे भी चाहिए ना। देखें, आप आए हुए हैं तो कुछ तो आप बता दें, बाकी तो फाइनल तो खान साहब करेंगे। जी 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 बिल्कुल रान साहब, देखें जो मुल्की हालात हैं वो आपके सामने। आपने देखा कि बैड गवर्नेंस किस हद तक पहुंच चुकी है, आपने देखा इन्फ्लेशन किस हद तक पहुंच चुकी है, आपने देखा कि जीडीपी ग्रोथ के बारे में क्या प्रेडिक्शंस हो रही हैं। कहाँ 5.97% पे हम जीडीपी ग्रोथ ले गए, आज 0.6% की प्रेडिक्शन चल रही है। सो मैं ये समझता हूँ जिस तरह से स्टॉक मार्केट है वो जितने पॉइंट्स उसने लूज़ किए, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस नहीं है इस मुल्क में, डॉलर काबू में नहीं आ रहा, आईएमएफ से जो पहली किस्त है वो मिलने के बावजूद डॉलर को हम नहीं रोक पा रहे। सो ये सारी चीज़ें इस बात का इशारा कर रही हैं, इंडिकेशन है कि जो मामलात हैं वो कंट्रोल में नहीं है वफाकी हुकूमत के। और मैं समझता हूँ कि फ्रेश इलेक्शंस जो हैं वही अब मुल्की मसाइल का वाहिद हल हैं। सिंस जब इलेक्शंस ही मुल्की मसाइल का हल है, तो हम जो भी लाएअमल इंशाल्लाह खान साहब देने जा रहे हैं वो इसी तरफ होगा कि हम जनरल इलेक्शंस की तरफ जाएं और मुल्क को मजीद तबाही से बचाएं। खान साहब पे केसेस के हवाले से पार्टी में किस हद तक तशवीश पाई जाती है? देखें जी, ये अगेन ये बहुत अफसोसनाक अमर है कि किस तरह से आप पॉलिटिकल जो चीज़ें पॉलिटिकल फ्रंट पे सेटल होनी चाहिए,
आप वो स्कोर सेटल कर रहे हैं अदालतों के थ्रू, वो स्कोर सेटल कर रहे हैं, आप खान साहब को इस तरीके से प्रेशराइज कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बन रहा है। कभी खान साहब पे तौहीन मज़हब का वो FIR काट रहे हैं, कभी खान साहब पे ये दहशतगर्दी के उस पर FIR काट रहे हैं, और जबकि सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की बड़ी क्लियर मैं समझता हूँ जजमेंट्स हैं इस पे कि 780A का नफाज कब होना है। सो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें पॉलिटिकल उस पे फ्रंट पे सेटल करनी चाहिए, और ये जो सियासी लड़ाई है इसको इदारों पे नहीं छोड़ना चाहिए, ना इदारों को इस्तेमाल करना चाहिए। और जिस तरह से ये किया जा रहा है ये एक अफसोसनाक अमर है, तशवीश तो बिल्कुल पाई जाती है, लेकिन मैं इन केसेस में कोई जान नहीं देख रहा। बातें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि खान साहब नाअहल भी हो सकते हैं। अगर फर्ज कर लीजिए अदालत की तरफ से कोई ऐसा फैसला आता है तो PTI का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा और प्लान क्या होगा? देखिए यासिर भाई, मैं मफरूज़ों पे कोई बात नहीं करना चाहता। बहरहाल ये क्लियर कर दूं कि जो भी अदालती फ़ैसले हैं हम पहले भी उनका एहतराम करते आए हैं, आगे भी अदालती फ़ैसलों का एहतराम करेंगे, मफरूज़ों पे बात नहीं करेंगे। और मैं नहीं समझता कि ये अदालतें किसी फ़र्द वाहिद की ख्वाहिश पे चलती हैं या किसी भी साजिश का हिस्सा बनेंगी। सो ये इंडिपेंडेंट जजेस हैं और मुझे पूरी इंसाफ की उम्मीद है, तहरीक इंसाफ को इंसाफ की उम्मीद है। इंशाल्लाह मेरिट पे केस फाइट करेंगे और इंशाल्लाह जो अदालती मामलात हैं उनको हमारी लॉयर्स की टीम देख रही है और हमें किसी किस्म का डर खौफ ख़तरा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, चूँकि अली भाई आप एक अच्छे वकील भी हैं और कानून से बड़ा गहरा तल्लक है आपका, मियाँ नवाज शरीफ की अगर वतन वापसी होती है जो हो रही है, और कानून में उसकी कितनी गुंजाइश है कि उनको इंटरिम बेल मिले या उनको हाउस अरेस्ट किया जाए या उनकी नाअहली ख़त्म कर दी जाए? क्या वो जिस स्टेज पे उन्हें ये सब कुछ हुआ है, जिस बेंच ने ये दिया है, सज़ा दी है, उसके बाद अब उनके पास कोई गुंजाइश है या पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा सिस्टम है कि उनको ये सब कुछ होगा? नहीं इरहान साहब, मैं ये समझता हूँ कि अगेन हम मफरूज़ों पे बात नहीं करेंगे, हमें अदालती निज़ाम पे पूरा एतमाद है। मैं मफरूज़ों की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कानून क्या कहता है, मैं कानून के हिसाब से पूछ रहा हूँ। जी कानून तो देखें, जी कानून तो देखें, ये सज़ा मियाँ साहब को हो चुकी है और इस पे सस्पेंशन का उनका केस चल रहा है। सस्पेंशन के केस में गुंजाइश तो ये मौजूद रहती है कि सज़ा सस्पेंड हो, लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये एक लंबा मरहला होगा और ये इतना आसान नहीं है जो लोग समझ रहे हैं कि क्योंकि इस पे बड़ी क्लियर एक लंबा प्रोसीजर चला, लीगल मेथड अडॉप्ट हुआ और उसके बाद ये सज़ाएं हुई। और ये मैं समझता हूँ कि ये जो कन्विक्शंस हुई, क्योंकि ये वेल रीजनड ऑर्डर्स थे, सो इसमें बहुत ही कम गुंजाइश है PMLN के लिए और PMLN के लीडर्स के लिए। आप क्या समझते हैं, एक दरख्वास्त दी गई मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और मियां हमजा शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कि बर्रियत उसमें होनी चाहिए उस केस में। अब उस केस के अंदर तो फ़र्द जुर्म ही नहीं आयद हुआ, उससे पहले ही बर्रियत की दरख्वास्त है, तो इसका कानूनी जवाब क्या दिखाई देता? नहीं देखें जी, ये तो अगेन किसी भी स्टेज पे बर्रियत की दरख्वास्त दी जा सकती है और आपकी बात ठीक है कि जिस तरह से अभी उस पर फ़र्द जुर्म ही नहीं आयद हुई, तो इसका जो आप उसको कहेंगे कि जो प्रीमाइस है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन बहरहाल कानूनी तौर पे इसमें कोई कदगन नहीं है, दरख्वास्त दी जा सकती है। ये एक आई थिंक लीगल राइट है जिसको वो एक्सरसाइज कर रहे हैं और अगेन लॉ शुड टेक इट्स कोर्स और हमें इदारों पे, अदलिया पे पूरा एतमाद है कि इंशाल्लाह ये आपको अदलिया पे पूरा एतमाद है, हमें भी एतमाद है कि अदलिया फैसला करेगी। ये तो बता दें 22 तारीख को खान साहब फ़र्द जुर्म के लिए जा रहे हैं या 22 से पहले कुछ हो जाएगा? नहीं 22 से पहले तो रान साहब कुछ भी नहीं हो सकता, अब जो होना है वो 22 को होगा। मुल्क के अंदर कोई बड़ी तब्दीली हो जाएगी। रान साहब ये खबरें आपके पास बेहतर होंगी हमारे से, लेकिन लीगल टीम ने, हमने अपनी लीगल स्ट्रैटेजी डिवाइस कर ली है और इंशाल्लाह वही जैसे मैंने कहा कि जो लीगल बैटल है वो कोर्ट में इंशाल्लाह फ़ाइट करेंगे, भरपूर तरीके से फ़ाइट करेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग केसेस हैं हमारे, हमें किसी किस्म की ना कोई घबराहट है ना परेशानी है। और ये भी जो मामला है इस पे अदालतों का व्यू आपके सामने है, ऑनरेबल कोर्ट्स का व्यू ये है कि ये स्पेयरिंगली यूज़ की जाएँ। इस बेंच के
ऑनरेबल अराकीन का व्यू ये है कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर्स हैं ये स्पेरिंगली यूज़ की जाएं। सो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इसमें भी बेहतर फैसला पीटीआई के लीडर खान साहब के लिए और पीटीआई के लिए बेहतर इंशाल्लाह फैसला है। सही। अली साहब, पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर कमेंट्स मजीद राना साहब आपसे जानेंगे, लेकिन मुझे बात करनी है कि इदारा जाती तौर के ऊपर रिहेबिलिटेशन का जो काम चल रहा है इस वक्त हमारे जनूबी पंजाब में, ये सैलाब से मुतासरा इलाकों में, वो कब तक मुकम्मल हो जाएगा? मजमूई तौर पर तखमीना उसका क्या है और रकम क्या अभी तक कुछ जारी हुई है? हाँ, इस पे देखें जी, अभी तो पहले रिलीफ एक्टिविटीज़ हो रही थी, हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लें, क्योंकि जैसे ही सैलाब आया और ये जो इसका पहला इम्पैक्ट था ये अगस्त के फर्स्ट वीक में, तो रिलीफ का काम तो फौरी तौर पे शुरू कर दिया गया। और अनलाइक सिंध या दूसरी जगहों पे हमने फौरी तौर पे रिलीफ एक्टिविटीज़ शुरू की, तमाम डिपार्टमेंट्स को एंगेज किया और बड़ा अच्छा काम किया तो तमाम डिपार्टमेंट्स ने पंजाब में। और हमने ये जो डैमेज था, डैमेज कंट्रोल किया, जो नुकसानात थे उनको कर्टेल करने की कोशिश की। अब हम समझते हैं कि अब हम रिलीफ से रिहेबिलिटेशन की तरफ आ गए। तो रिहेबिलिटेशन का एक पैकेज अनाउंस किया गया है, उसमें भी हमने पहले जो डेथ्स थी उन केसेस में 8 लाख रुपया दे रहे थे, वो 8 लाख से बढ़ा के हमने 10 लाख रुपया किया है। जो घरों का डैमेज था, पक्के घरों का, वो डैमेज हमने उसकी जो कॉम्पनसेशन है वो बढ़ा के 4 लाख की है। जो कच्चे घर हैं उनकी हमने वो जो कॉम्पनसेशन है बढ़ा के 2 लाख की है। और मैं समझता हूँ कि जो रिलीफ का काम है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, अब हम रिहेबिलिटेशन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आपको पता है ये जो अनप्रेसिडेंटेड मैग्नीट्यूड का ये सैलाब था और पाकिस्तान की तारीख़ में इतना नुकसान नहीं कभी हुआ। सो अब रिहेबिलिटेशन में तो टाइम लगेगा, लेकिन तमाम इदारे अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं अपनी मिनिस्ट्री की बात करूं तो हमने CNW ने अनथक मेहनत की है। वहाँ पे एज़ ऑफ टुडे ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स DG खान और राजनपुर का अगर मैं आपको बताऊं तो आज के दिन तक कोई भी मेजर रोड डिसकनेक्टेड नहीं है। सो हमने भरपूर एफर्ट की और हमने ओवर एंड अबव आर मैंडेट जो रोड CNW के नहीं भी थे, सो हमने ये उज़र नहीं पेश किया कि जी ये रोड NHA का है। मसलन N55 जो है उस पे 2-3 जगह पे डिसकनेक्शंस थे, हमने बेली ब्रिजेस बनाए वहाँ पे फौरी तौर पे और हमने वो जो है उनको कनेक्ट किया। सो मैं समझता हूँ कि क्योंकि हमारा मकसद लोगों को फैसिलिटेट करना है, गुड गवर्नेंस इंश्योर करना है, और हमने CNW ने, और इसी तरह ये तो मेरा महकमा है बट अदरवाइज 11, 22 ने बहुत अच्छा काम किया, इरिगेशन ने बहुत अच्छा काम किया। सो सारे भरपूर मेहनत कर रहे हैं। और इसी तरह से जो अब हम रिहेबिलिटेशन की तरफ जा रहे हैं, तो खान साहब से भी आज मुलाकात हुई, उन्होंने भी हदायत यही की है कि हमने जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ हैं उन पे फोकस करना है और जो CNW का बजट है उसका मेजर चंक जो डेवलपमेंट बजट का वो इधर फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ में इंशाल्लाह लगाएंगे। तो लोगों को एक तब्दीली जिसका हम दावा करते थे वो इंशाल्लाह नज़र आएगी। अच्छा अली भाई, 2 चीज़ें खान साहब आज खुद कह रहे हैं -1 का फार्मूला जो है उसे लाने की कोशिश की जा रही है, आज उनका ट्वीट भी है। ये कोशिश कौन कर रहा है, एक तो हम ये जानना चाहेंगे। दूसरा, अगर इस ये कोशिश कामयाब हो जाती है तो PTI फिर मज़ाहमती सियासत करेगी, अदालतों का रुख करेगी, क्या करेगी? और दूसरा, ये जो इलेक्शन मुलतवी हो गए, इस पर आप क्या कोर्ट में जा रहे हैं या किसी जगह चैलेंज कर रहे हैं इसे? रान साहब देखें, पहला जो आपने सवाल पूछा, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल कोशिश हो रही है, लेकिन ये कोशिश इंशाल्लाह कामयाब नहीं होगी। और ये पंजाब के लोगों के मैंडेट की वजह से कामयाब नहीं होगी, पंजाब के PK मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान के लोगों की रेजिस्टेंस की वजह से कामयाब नहीं होगी। खान साहब इस टाइम मकबूलियत की हदों को छू रहे हैं। खान साहब इस टाइम पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं और मैं समझता हूँ दुनिया में सबसे मकबूल लीडर हैं। सो ये अगर कोई समझता है कि खान साहब को पाकिस्तान की सियासत से माइनस किया जा सकता है, ये उसकी गलत फहमी है। खान साहब और पाकिस्तान लाजमो मलजूम है और पाकिस्तानी सियासत में जो इज़्ज़त खान साहब ने कमाई है और जो पॉपुलैरिटी उनके पास है, लोग तो ये ड्रीम करते हैं। सो ऐसी कोई भी कोशिश होगी उसका अवाम रिएक्ट करेंगे और बहुत मैं समझता हूँ मैसिवली रिएक्ट करेंगे
और उसका आपने ट्रेलर देखा था ये 17 जुलाई वाले इलेक्शंस पे। सो अब अगले हर सब्सिक्वेंट इलेक्शन पे आप देखेंगे लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। सो ऐसी कोई भी कोशिश जो है वो कामयाब होती नज़र नहीं आ रही, और मैं जो ऐसी साजिशें कर रहे हैं उनको भी मुतनब्बे करना चाहता हूँ कि ऐसी साजिशों से बाज रहें, और मुल्की हालात किसी ऐसी साजिश के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। तो जो दूसरा जो मेरा सवाल था, ज़िमनी इलेक्शन जो मुलतवी किए गए, उस पर क्या आप अदलिया का दरवाज़ा अबरान साहब ये भी देखिए, अबरान साहब इस पे भी हम देखते हैं कि क्या लीगल ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। देखें, हमारा तो मुतालबा ये है कि जनरल इलेक्शंस होने चाहिए। अब ये 9 हल्कों में इलेक्शन होने जा रहा था, आप देखें कि किस तरह उजलत में, जल्दी में इन्होंने ये इलेक्शन जो है वो कैंसिल किया, और उधर ये पेश किया गया कि सैलाब आया है, और उन ज़िलों में भी इलेक्शन जो है वो डिले कर दिया गया जिनका सैलाब से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं। मसलन शेखुपुरा में इलेक्शन था, ननकाना में इलेक्शन था, तो इसमें तो आपकी अपने इदारे की तरफ से भी वजाहत जानी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के एलामिये में नीचे ये दर्ज है कि राबिता सड़कें जो हैं वो मुनक़ता हो चुकी हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए भी और एक इलाके से दूसरे इलाके जाने के लिए भी। तो आपको अपनी कारकर्दगी फिर उन्हें बताना चाहिए कि हर जगह पर रास्ते बहाल। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने अच्छा पॉइंट रेज किया, और ये हम इलेक्शन कमीशन को कम्युनिकेट करेंगे। ये मिसअंडरस्टैंडिंग है उनके पार्ट पे, या फिर मिसकम्युनिकेशन है उनके पार्ट पे। इस टाइम मैं पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ में कोई भी मेजर सड़क जो है वो डिसकनेक्टेड नहीं है, और कोई भी मेजर एरियाज़ जो हैं वो डिसकनेक्टेड नहीं है। और अगर उनका उज़र मान भी लिया जाए तो ये फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ की बात है। मैंने जो 4 शहरों के नाम बताए वहाँ पे तो कोई फ्लड वाली सिचुएशन नहीं है। सो ये एक हीला बहाना है। ये मैं समझता हूँ कि इदारों को सियासी लड़ाई में इस तरह का रोल प्ले नहीं करना चाहिए। इस तरह के जवाब बना के इलेक्शन को मुलतवी किया जा रहा है, ये हीले बहाने किए जा रहे हैं, तो ये जो उज़र है इसको रद्द करने के लिए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काविशें जारी रखेगी। बहुत शुक्रिया अली अफजल साहब हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर सियासी मंजरनामे में बात की जाएगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान का इस वक्त जो सियासी मंजरनामा है, एक तो बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर लॉबिंग भी हो रही है, शंघाई ताउन तंजीम का इजलास भी है, उसकी किस हद तक अहमियत है, पाकिस्तान के मुआशी मंजरनामे के ऊपर जो बैरूनी इमदाद पाकिस्तान को मौसूल हो रही हैं, इसका हर्जाना हमें किस सूरत भरना पड़ेगा, आम आवाम को कब तक रिलीफ मिलेगा और वो कब तक इन हुक्मरानों के ऐवानों की तरफ तकते रहेंगे। इसी पूरे मुआशी और सियासी मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब ने। शेख साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। शेख साहब, एक तरफ वफाक जो है वो सियासी और मुआशी तौर पे मुतहम्मिल नहीं हो रहा कि अगले 6 माह भी गुजार सके, दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पंजाब के ऊपर दोबारा नजरें जमा ली हैं। सर, जब तक आप वफाक को स्टेबल नहीं कर सकेंगे तो पंजाब में आप हुक्मरानी लेके क्या तब्दीली ले आएंगे? ये यासर बड़ा अच्छा सवाल है, मैं बिल्कुल इस पे जवाब देता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ 3 बातें, तो आपने मेरे बहुत से प्रोग्रामों में मैंने रिपीटेडली यही कहा है कि हमें ज़रूरत है चार्टर ऑफ इकानमी की और मिल बैठ के सारे मुल्क के मफाद के लिए काम करें। एक तो ये, वो देखिए आज हर कोई कह रहा है। दूसरी बात मैंने हमेशा ये की है कि जब तक हमारे मामलात को देखना, ये मैंने मिफ्ता के बारे में आपके से कहा कि ये एक जो डॉक्टर है इकानमी का वो नहीं संभाल सकेगा, और आपको डॉक्टरों का एक बोर्ड बनाना पड़ेगा, यानी वो भी सारे दिमाग इकट्ठा करने पड़ेंगे, तब ये मामले को सुलझेगा। और हमारी इकानमी तो हमसे नहीं संभल रही, जो महंगाई का आलम हो गया है। और तीसरी बात ये मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि इलेक्शन कराइए। मैंने आपके प्रोग्रामों में रिपीटेडली कहा है कि इलेक्शन नहीं हो सकते इन हालात में। अब तो खैर और ही सैलाब आ गए और मामला बिगड़ गया, लेकिन इलेक्शन इन हालात में नहीं हो सकते। फिर आपका सवाल जो है कि वफाक जो है, ये हकीकत है कि वफाक में या सूबाई हुकूमतें, कोई भी हुकूमत बिल्कुल थिन मेजॉरिटी से उनकी हुकूमत है।
2-4 वोटों का मेजॉरिटी है या 6 वोटों की मेजॉरिटी है, तो इन हालात में तो हर वक्त ये गैर यकीनी की सूरत हाल रहेगी। हर पार्टी कोशिश करेगी। देखिए इमरान खान साहब के पास पंजाब भी है, KPK भी है, तब भी वो कहते हैं जी इलेक्शन करवाओ, हालांकि उनको चाहिए कि वहाँ काम करें और कोई रिजल्ट निकाले ना। इसी तरह सेंटर को चाहिए, मुस्लिम लीग को चाहिए कि वहाँ रिजल्ट निकाले, काम करें। रेवेन्यू किसी हुकूमत ने हासिल नहीं किया, क्योंकि हम एक दूसरे की टांगें खींचते हैं। हम मुल्क के लिए नहीं, अपनी अपनी पार्टी को, जो आता है ना पार्टी का नुमाइंदा, वो कहता है मेरी पार्टी ने कमाल कर दिया और दूसरे ने कुछ नहीं किया। हालांकि मिलजुल के जो सम अप है, मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि 1990 में इंडिया की इकानमी हमसे 4 गुना थी, आज वो 12 गुना हो गए हैं। इन 32 सालों में हमने क्या किया? 32 सालों में तो कई हुकूमतें आई ना, किस हुकूमत ने बेहतरी की? देखिए हम अपने एक दूसरे की टांग, ये 2.5-3 साल भी हो गए, हम इख्तलाफ ही करते रहे, इससे रिजल्ट नहीं निकल पाया। देखिए हमने डैम्स की मुखालफत की, किसी एक पार्टी ने, डैम नहीं बने, तो आज जो है पानी हर जगह है, पानी का कोई हम कर लेते, स्टोरेज कर लेते, उसका कोई फ़ायदा उठा लेते, लेकिन वो भी नहीं हमने उठाया। हमने नेशनलाइज का यूनिट्स का जो खसारा कर रहे हैं, उनका कहा कि उनको प्राइवेटाइज करें, लेकिन क्या हुआ कि कोई एक पार्टी फर्ज करो PIA करने लगे तो किसी दूसरी पार्टी ने उसमें टांग अड़ा दी और कई एहतजाज शुरू हो गए। अब इससे मुल्क तो आगे नहीं बढ़ रहा। शेख साहब आपने बड़ी अच्छी बात की कि इस वक्त इकट्ठे मिलके बैठने की ज़रूरत है। आपकी जमात ने एक APC कराई, उसमें ना तहरीक इंसाफ आती, कोई बात नहीं, आपके पास एक गुंजाइश थी, आप कहते ये नहीं आई, उसको बुलाया क्यों नहीं? उसको बुलाना चाहिए जी। मैं तो इस बात की फेवर में हूँ कि जब तक हम सब पार्टियां इकट्ठी नहीं होंगी, अगर बुलाया नहीं तो हमने गलत किया। अगर उन्होंने हमें बुलाया नहीं, पहले तहरीक इंसाफ ने, हम बार बार उनसे कहते रहे बैठिए और मिलजुल के मामलात को हल कीजिए, उन्होंने हमें नहीं बुलाया। हमने अगर उनको नहीं बुलाया तो ये एक दूसरे से इंतकामी कार्रवाइयाँ हमको ख़त्म करने पड़ेगी, अगर मुल्क का हमें ख्याल है। बाकी तो मैं समझता हूँ कि हर कोई एक्सपोज हो गया है ना इस वक्त, हर एक के अच्छे और बुरे पॉइंट सामने आ रहे हैं। आपके मीडिया ने इतनी चीज़ें ओपन कर दी हैं कि लोगों के पास अवेयरनेस है, लोग समझ रहे हैं और बाशऊर हैं। तो देखिए इलेक्शन फेयर होने चाहिए, उसका रिजल्ट सामने आ जाएगा, लेकिन जो भी पार्टी जीते ना जी, उसको फिर मौका भी तो देना कि कोई काम कर सके। दूसरी सारी पार्टियां मिल के, अब देखिए फर्ज कीजिए इमरान खान साहब ने रिज़ाइन कर दिया असम्बलियों से, वो बाहर चले गए। अब कल को 2-3 महीने में, 6 महीने में इलेक्शन हो जाते हैं और जो पार्टी हारेगी वो कहेगी मैं रिजाइन कर देता हूं, तो इससे क्या होगा? कहीं ना कहीं तो समझौता करना पड़ेगा ना, बैठना पड़ेगा। मेरे पास एक इत्तला है, कोई एक पार्टी 100% एक इत्तला है शेख साहब मेरे पास, उसकी तस्दीक या तरदीद या खामोशी जो आप बेहतर समझें। मेरे पास इत्तला ये है कि जल्द निगरान सेटअप आ रहा है जी, हम भी सुन रहे हैं जी। ये तो आपके पास जो इतला है, ये तो एयर में र्यूमर्स चलती रहती हैं, हकीकत या ना हकीकत का मुझे नहीं पता, ना मेरे पास कोई खबर है, लेकिन ये बातें आ रही हैं। ये तो जो हालात बन रहे हैं उसके अलावा और क्या चॉइस है? और फिर वो जो निगरान सेटअप है उसकी ये भी बातें हैं। मैं आपको थोड़ा एक कदम आगे बढ़ के बात कर दूं कि वो फिर लंबा हो जाएगा, 3 महीने का नहीं होगा, शायद 6 महीने या साल तक वो मुहित हो जाए। तो ये तो खबरें गर्म है, अब पता नहीं उसका हकीकत क्या है। क्योंकि मैं शेख साहब इसी पे आता हूँ। फर्ज कर लें निगरान सेटअप आया और उसको तवालत दे दी गई, तो उसके पीछे सियासी मंतक क्या हो सकती है कि तवालत देने के बाद आप मईशत को कैसे मुस्तहकम कर सकते हैं? क्या तमाम का तमाम मलबा उसी के कंधों पर डाल लें? नहीं, वो जो अगर निगरान सेटअप आता है और अगर ये सेटअप तमाम मुल्क की पार्टियों पे या अच्छे लोगों पे मुहित होता है, तो फिर बात तो ये ना, मिलजुल के मसाइल का जो नहीं हल हो रहे, जो एक दूसरे से झगड़े में और इख्तलाफ में और एक दूसरे की अनाओं से मसाइल हल नहीं हो रहे, हो सकता है इस कोशिश से हमारा मुल्क कोई आगे बढ़ जाए। इसमें एक सादा सा जवाब ये भी तो बनता है ना सर, इस वक्त जो लोग मौजूद हैं वो अच्छे नहीं है, काबिल नहीं है, इसलिए निगरान सेटअप में काबिल लोग होंगे। नहीं, इस वक्त भी जो लोग हैं वो भी अच्छे हैं, जो पहले लोग थे वो भी अच्छे थे, मैं किसी एक को कुछ नहीं कहता, लेकिन हम झगड़ा कर रहे हैं, हम सेटल नहीं कर रहे, हम कहीं बैठ के कहीं मामलात को हल नहीं कर रहे। लीडर वो होता है जो कोई तह तक भी पहुंचे। देखिए ना, सिर्फ झगड़ा या अपने आप को कह देना, मैं कहता रहूं जी मैं कमाल आदमी हूं और मेरे मुखालिफ बहुत ख़राब आदमी है, इससे आपकी तमाम टॉक शो में तो यही होता है, मैंने तो यही सुना है। इससे मसाइल का हल कहाँ निकलता है? कोई ना कोई ऐसे भी तो लोग होने चाहिए। आज मैं बिजनेस कम्युनिटी की एक मीटिंग कर रहा था, वहाँ हमारे लीडर हैं बशीर जान मोहम्मद साहब, मैं उनके दफ्तर में गया था, वो हमारे सीनियर लीडर हैं।
तो मैंने उनसे कहा कि आप बिजनेस कम्युनिटी को सबको इकट्ठे करें, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो आपके यहाँ लीडर्स हैं, उनसे कहें कि इनसे तो मसले हल नहीं हो रहे, चलो बैठ के कोई ऐसी ताकत तो बने जो दोनों को दरमियान हो, जो दोनों पे जिसमें मुतफिक हों। कारोबारी लोगों पे तो सब पार्टियों में तल्लक है उनका, पार्टी एक की बात नहीं है, कोई किसी पार्टी से कोई लेकिन इसमें तो सब मुतफिक हैं लोग। मैं आपको बताऊं राना साहब कि लोग बाहर जा रहे हैं, लोग तुर्की जा रहे हैं, वहाँ का शरीयत ले रहे हैं, लोग दुबई जा रहे हैं, हमारे मुल्क से पैसा भी जा रहा है। हम कहाँ तक अपने मुल्क को किस तय तक पहुँचाएंगे दिन ब दिन, और जो अभी नुकसान। शेख साहब आपने ये बड़ी खौफनाक बात की और इस मुल्क के लिए ये बड़ी खौफनाक है, अल्लाह करे ऐसा ना हो और अल्लाह करे ये मुल्क जो है ये दुरुस्त हो जाए, सारे दुरुस्त हो जाए। शेख साहब, पंजाब में तब्दीली के हवाले से क्या आपकी जमात कुछ कर रही है या अफवाहें हैं? मेरे नॉलेज में यकीनन तो आपको राणा साहब को बताऊं कुछ भी नहीं। अगर कोई जानते होंगे तो 5-7 लोग जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हर पार्टी में, वो उन्हीं को पता होता है। ये स्ट्रेटजी तो बड़े अहम इस पार्टी में पहले हमारे लेवल से हैं, बड़े अहम हैं आप। नहीं, मैं पहले दिन से हूँ, मैं बिल्कुल पार्टी के लिए बड़ा सिंसियर हूँ, लेकिन यकीन जानिए मेरे से पार्टी के बारे में, मैं बिजनेस एंड कॉमर्स विंग का सदर हूँ। मुझे अभी इन्होंने बनाया है नेशनल असम्बली की फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन बनाया है, जिसमें 21 मेंबर हैं मुख्तलिफ पार्टियों के। लेकिन यकीन जानिए ना बजट के बारे में मेरे से एक लफ्ज़ पूछा गया, ना हमारी पार्टी की कोई या दूसरी पार्टियों की कोई मीटिंग होती हैं रेगुलर। यहाँ तो चंद बंदों के ऊपर ये सारा मामला है। डिक्टेटर उसको ना कह लीजिए, उसको जमहूरियत का नाम दीजिए, लेकिन एक दर्जन भी लोग नहीं है जो इस मुल्क को मैटर करते हैं जिनसे मशवरे होते हैं। ये हकीकत है, मैं खुल के कह रहा हूँ। इससे कोई अगर नाराज होता है तो हो जाए, हकीकत तो यही है। शेख साहब एक सवाल करना है, अगर जवाब देने का मूड ना हो तो बता दीजिएगा, अगला सवाल कर लूंगा। क्या आपको लगता है कि आइंदा आम इंतखाबात में आपको टिकट PMLN की तरफ से मिल जाएगा? मेरे टिकट की जरूरत नहीं है, मैंने अपनी पोजीशन वहां बनाई है। पार्टी की कोशिश होगी कि मैं टिकट ले लूं, मेरा मुकाबले में कोई नहीं है। और इंशाअल्लाह इस वक्त जो सूरत हाल है, अभी 14 अगस्त को मैंने पेट्रोल दिया है मोटरसाइकिल और रिक्शों को, तो 10,000 यानी 5-5,500 मोटरसाइकिल और रिक्शे और दूसरे लोग मिला के। आप ये समझते हैं कि आपके मुकाबले में पार्टी अगर किसी और को भी टिकट दे दे तो वो ये सोच ज़हन से निकाल दे कि वो जीत जाएगी? नहीं, मुझे वो टिकट, देखिए जीतना हारना तो अल्लाह के हाथ में होता है ना, लेकिन पार्टी मुझे कभी उन्होंने टिकट, उनके पास वो तो कभी वहाँ आए ही नहीं। हमारे यहाँ इलाके में ना कोई आया है, ना हमें मिनिस्टर्स जो बनते हैं ना वो एक ख़ास मखसूस इलाके में बनते हैं। आप देख लीजिए कि सारे के सारे जो है वो चीटी रोड के मिनिस्टर होते हैं, 10 में से 8 हमारे मिनिस्टर। अच्छा शेख साहब, ये बता दें, मैंने आपके इलाके को मैं जानता हूँ, आपकी पोजीशन वहाँ पे बहुत मजबूत है, आपका एक ज़ाती वहाँ पे एक तल्लक है, पार्टी की मुख्ताजी। इंशाल्लाह शेख साहब, आपके कायद सितंबर में आ रहे हैं या अक्टूबर में आ रहे हैं? हम तो कहते हैं जी वो जल्दी से। देखिए हमारे कायद जो है उनका बड़े प्लस पॉइंट है, वो एक बड़े स्टेट्समैन हैं, उनके खिलाफ हुआ वो कोर्ट ने जो फैसला किया हम सब ने तस्लीम किया ना उसको। लेकिन बात यह है कि उनकी एक अपनी फॉलोइंग है, इमरान खान की भी एक अपनी फॉलोइंग है, फॉलोइंग से इनकार नहीं किया जा सकता। हमारे इलाके में भी वो पॉपुलर हैं। और मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ मैं, मकसद ये है कि पार्टी के पास भी और कोई चॉइस नहीं होती ना उनको, और वो भी मुझे पसंद करते हैं इस काम के लिए कि मैं उनके लिए सीट जीत लूँ। लेकिन आगे उसके बाद हमसे कोई मशवरा नहीं होता, हमसे कोई पूछता ही नहीं है कि पार्टी में आप आए तो क्या हो क्या रहा है। तो इस तरह देखिए ना, मैं ज़रा वोकल हूँ, खुल के बात कर, मैं तो आया था, मेरा क्या लेना देना सियासत से। मैं अपना कारोबार छोड़ के कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेजिडेंट रहा, हमारे फैमिली पूरी लाहौर और फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भी प्रेजिडेंट रही। तो मैं क्या करना, मैं तो सोच रहा था कि मैं सियासत में आए थे तो अवामी खिदमत के लिए आए थे, और ये मौका ऐसा है कि इस वक्त मिसाके मईशत अगर हो तो बेहतरी की तरफ तभी गामजन हो सकते हैं। तमाम दिमाग इकट्ठे हों और मईशत के हवाले से हों तो वो माशी तौर पर बेहतर फैसला कर सकते हैं। कोई एक डॉक्टर पाकिस्तानी मईशत को बेहतर नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया कैसे एक साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, द लास्ट आवर से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।